हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के पेपर को, जिसमें आपके 25 मार्क्स की जीएस आई थी और उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। तो मंगल पांडे को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया, उसमें ब्रिटिश सरकार ने एक नई इनफील्ड राइफल्स लॉन्च करी थी, जिसमें जो कारतूस था उस कारतूस को निकालने के लिए दांत से उसकी पिन निकालनी पड़ती थी और वहां पे ग्रीस लगाई जाती थी। अब जो वो ग्रीस थी उसमें जिस चर्बी का यूज किया जाता था, उसमें वो जो चर्बी थी वो गाय और सुअर के मांस से हुआ करती थी। इससे क्या हुआ, जो हिंदू है और जो मुस्लिम है उनकी धार्मिक भावनाएं बेहद आहत हुई, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय बहुत पवित्र होती है और मुसलमान सुअर से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। तो इसीलिए मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो जो अपने दांतों से उस कारतूस को नहीं निकालेंगे और उन्होंने अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उन पर फायरिंग कर दी और इसके बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे ने 1857 की जो क्रांति है उसमें अन्य लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया कि तुम सब भी मेरी तरह क्या करो, विरोध करो और जो ये गुलामी है उसके खिलाफ संघर्ष करो, आवाज उठाओ। तो अगला प्रश्न है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा निम्न में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है 2014। 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, उसकी जगह नीति आयोग आया। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इस नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। और 17 अगस्त 2014 को क्या किया गया था, योजना आयोग को आपका भंग कर दिया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं अभी श्री सुमन बैरी। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को निम्न में से किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1992। तो अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है, जिसके अनुसार 73वां संविधान संशोधन किया गया। और जो ये संविधान संशोधन अधिनियम था वो था आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तैयार करके पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बजट को तैयार करने और उसको संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपके राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग या व्यय विभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्तीय सेवाओं का विभाग। अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो है आपकी निर्मला सीतारमण और हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और महानदी। सही आंसर है इसका गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर भारतीयों के लिए गंगा नदी पवित्र है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारतीयों के लिए गोदावरी नदी बहुत पवित्र है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट में आता है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि इन तीनों में से दर्ज की गई मेघालय में, और ये जो वृद्धि दर्ज की गई वो की गई 27.80%। मेघालय की जनसंख्या 2001 में थी 23.19 लाख और 2011 में ये बढ़कर हो गई 29.67 लाख। अगला प्रश्न है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 निम्न में से किस देश ने पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान अपने 37 पदकों के साथ इस तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। जापान ने 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज जीते। दूसरे नंबर पे था आपका चाइना और तीसरे नंबर पे था हमारा प्यारा देश भारत। और भारत ने 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 आपके ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे। और इसकी होस्ट कंट्री थी आपकी बैंकॉक, थाईलैंड, और ये 12 से 16 जुलाई 2023 को इन गेमों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत निम्न में से किस क्रमांक पर था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 161, 161वां।
और ये 180 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 161वां नंबर है वो भारत को मिला, जो कि बहुत पीछे है। अगला प्रश्न है EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के लिए भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेदों में संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15वें और 16वें अनुच्छेद में। 15वें अनुच्छेद कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा, और 16वां है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता होगी। तो इन अनुच्छेदों में क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा संशोधन करके EWS को लागू किया गया। अगला प्रश्न है वह जगह जहां पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है राम सेतु पॉइंट, प्रज्ञान स्थल, शिव शक्ति पॉइंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिव शक्ति पॉइंट। ये जो आपका चंद्रयान 3 है ये इसरो ने लॉन्च किया। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉर्म हुआ आपका 15 अगस्त 1969 को। चंद्रयान 3 आपका लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ। अगला प्रश्न है रामायण एवं महाभारत काल में उत्तराखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं आपको हिम भूमि, पवित्र भूमि, देव भूमि या किरात भूमि। तो सही आंसर है किरात भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि कंडार दान पत्र है जो है चंपावत में नहीं है, वो है आपका उत्तर काशी में। तो ये गलत है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न है जागरा पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जौनसारी। ये जो जागरा पर्व है ये महासू देवता का पर्व है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मोड़ मेले का संबंध किस नदी से है? तो ऑप्शन है आपके अगलाड़ नदी, अलकनंदा नदी, पिंडर नदी और रामगंगा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अगलाड़ नदी। ये जो अलकनंदा नदी है इस नदी के किनारे पर आपका बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ आपके चमोली जिले में आता है। पिंडर नदी आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है जो कि गढ़वाल के कर्णप्रयाग में होता है। और रामगंगा नदी आपकी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ये नदी पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधा तोली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये जो ऑप्शन है हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे कम लिंगानुपात किसमें। तो सबसे कम लिंगानुपात है ऑप्शन सी देहरादून में। देहरादून में लिंगानुपात था 902, चंपावत में है आपका 980, उधम सिंह नगर का था 920, और जो आपका नैनीताल है वहां था आपका 934। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है आपका हरिद्वार में। अगर आपसे प्रश्न ये होता कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो वो हरिद्वार का है, वो है आपका 880। और उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है आपका 963। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो वो है आपका 943। देखो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान केंद्र FRI देहरादून निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसकी स्थापना हुई है 1906 में। तो ऑप्शन डी क्या है आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस धाम में सर्वाधिक तीर्थ यात्रियों द्वारा 2022 में दर्शन किए गए? ऑप्शन है आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में 2022 में करीब 17.2 लाख व्यक्तियों ने दर्शन करे हैं। और बद्रीनाथ है आपका चमोली में, केदारनाथ आपका आता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, गंगोत्री और यमुनोत्री है आपके उत्तर काशी में। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना उत्तराखंड में प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई है 2018 से। अगला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक छात्र का प्रत्येक सही जवाब देने पर 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत जवाब देने पर 1 अंक कम होता है। यदि उसने सभी 60 प्रश्न हल किए और 130 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी। इसका सही आंसर है 38। अगला प्रश्न है नीचे दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। तो आपको ये 3 त्रिभुज दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं आपके, यहाँ 5, 4, 12, 6, 6, 5, 21, 7, 7, 10, 8। देखो इसमें ऐसे तो कोई मुझे वो नहीं दिख रहा है, कोई भी आपका
रिलेशन नहीं है, बट इधर एक रिलेशन है। 6 दूनी 12, 7 या 21, तो हम यहाँ कह सकते हैं 8 चक्को 32। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका, स्फेग्नोमोमेनोमीटर यंत्र का उपयोग निम्न को मापने में होता है। तो इसका सही आंसर है मनुष्य का रक्तचाप, यानी मनुष्य का बीपी से नापा जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन का बीपी होता है आपका 120 to 80। अगला प्रश्न है, निम्न विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है आपकी गामा रेज की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कोड प्रणाली में निम्न में से सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी मार्च शुरू हुआ। तो दांडी मार्च शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ये दांडी मार्च आपके मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने शुरू करा था, और उन्होंने ये जो दांडी मार्च है वो 78 अनुयायियों के साथ शुरू करा था, और इसी के साथ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये जो 78 अनुयायी हैं उनमें से 3 लोग उत्तराखंड के भी थे, जिनके नाम है ज्योति राम कांडपाल, ये आप मेरे नाम से भी याद रख सकते हैं, ज्योति राम कांडपाल। दूसरे हैं आपके भैरव दत्त जोशी, और तीसरे हैं आपके खड़क बहादुर। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, रुद्रमा देवी एक स्त्री शासक किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन है आपके बादामी के चालुक्य से, मद्रास के पांड्यों से, मैसूर के गंगों से, या वारंगल के काकतीय से। तो रुद्रमा देवी का संबंध है वारंगल के काकतीय वंश से। वारंगल के काकतीय वंश की एक बहुत महत्वपूर्ण रानी हुई है जिनका नाम था रुद्रमा देवी। इनके पिता का नाम था गणपति देव, और इनके पति का नाम था वीरभद्र। ये जो वीरभद्र हैं ये चालुक्य राजकुमार थे। रुद्रमा देवी ने जो शिलालेख हैं रुद्रमा देवी के, उनके शिलालेखों में उनका नाम रुद्रदेव के नाम से भी मिलता है। इनके पिता के कोई भी पुत्र नहीं थे, तो इन्होंने अपनी पुत्री को ही अपने शासन का कार्यभार संभाला, और अपने पिता की मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी ने एक शासक के रूप में वारंगल को संभाला। जिस समय ये गद्दी पर बैठी उस समय इनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी, और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ आपका 1259 में, और इनकी मृत्यु हुई 1289 में। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनकी मृत्यु जो है वो 1295 ईस्वी में हुई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।